सो हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा अभी का हमारा टॉपिक है एलसी ऑसिलेशन। एलसीआर हमने पढ़ा, हमने एलआर पढ़ा, हमने एलसी पढ़ा। तो अब ये एलसी ऑसिलेशन हमारा होता क्या है बेसिकली। तो हम कोई भी एक ऐसा सर्किट ले रहे हैं जिसमें कि हमारा एक कैपेसिटर सी लगा हुआ है और हमारा एक इंडक्टर एल है, और बाकी इसमें कहीं से भी आपका एक्सटर्नल सोर्स आपका नहीं है। बस कंडीशन क्या है यहाँ पे कि दैट द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। अब कैपेसिटर इंडक्टर को जब हमने कनेक्ट किया तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि कैपेसिटर से हमारा करंट फ्लो शुरू हुआ। कहां पे? तो करंट फ्लो टुवर्ड्स इंडक्टर। दैट मींस कैपेसिटर की वजह से हमारा करंट फ्लो हमारा शुरू हुआ कहां की तरफ? तो इंडक्टर की तरफ। अब सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि इंडक्टर के पास आने के बाद इसमें हमारा फ्लक्स चेंज हुआ, क्योंकि इंडक्टर के पास जब करंट आपका आता है तो क्या होता है? आपका फ्लक्स चेंज ही होता है। नॉर्मल जो आपने सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा है तो वहां भी आपने क्या पढ़ा था? E is equal to minus of L di by dt, which is equal to minus of d phi b by dt. EMF is equal to minus of L di by dt, which is equal to d phi b by dt. यही हमने पढ़ा था। तो दैट मीन्स इंडक्टर के पास जब हमारा ये आया तो हमारा क्या हुआ? यहाँ पे फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से हमारा इंडक्टर क्या हुआ? चार्ज को अपने अंदर स्टोर करना शुरू किया। किस प्रोसेस से? तो सेल्फ इंडक्शन के प्रोसेस से। अब जैसे जैसे इंडक्टर में आपका मैक्सिमम आपका फ्लक्स चेंज होगा तो वैसे ही वैसे आपका कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा? उसका चार्ज हमारा घटता जाएगा। दैट मींस कैपेसिटर से करंट जो फ्लो कर रहा था इंडक्टर में, तो इंडक्टर में फ्लक्स चेंज हुआ, सेल्फ इंड्यूस हुआ। सेल्फ इंड्यूस हुआ तो दैट मींस कैपेसिटर का चार्ज कम होता जा रहा है और इंडक्टर का चार्ज हमारा स्टोरिंग बढ़ता जा रहा है। अब एक ऐसा पॉइंट हमारा आएगा जहां पे हमारे कैपेसिटर पे जीरो चार्ज या फिर नो चार्ज बच जाएगा। तो हमारा वो कंडीशन आ गया कि हमारा कैपेसिटर पे नो चार्ज हो गया और हमारा इंडक्टर जो है, इंडक्टर हमारा पूरा कंप्लीटली चार्ज हो गया एक तरीके से। किससे? सेल्फ इंडक्शन से। तो अब इस केस में अब क्या होगा? तो जब आपका ये कंडीशन आएगा तो फिर से आपका सेकंड स्टेप आपका होना शुरू हो जाएगा। अब कैसे हमारा ये होगा सेकंड स्टेप होना? कि जैसे ही हमारा कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया और हमारा इंडक्टर कंप्लीटली चार्ज हो गया, तो अब इंडक्टर की वजह से हमारा कैपेसिटर में करंट का फ्लो शुरू होगा। और अब वो हमारा फिर से कैसे होगा? तो एक्सक्यूज मी, हमारा क्या होगा? तो हमारा फिर से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से आपका चार्ज प्रोड्यूस होगा, और जो आपका चार्ज प्रोड्यूस होगा इट विल बी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। मतलब कि ये चार्ज हमारा कैपेसिटर में स्टोर होकर के रहेगा और ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यूअसली होता रहेगा। दैट मींस अब फिर आपका इंडक्टर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया, आपका कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गया या फिर फुली चार्ज हो गया, तो दैट मींस अब फिर से करंट आपका कैपेसिटर से इंडक्टर में फ्लो करेगा। फिर जब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज तो इंडक्टर की वजह से फिर हमारा कैपेसिटर में करंट फ्लो करेगा। एक तरीके से ये क्या हो गया कि मैंने किसी दोस्त को 10 रुपए दिए, उसने फिर मुझे 10 रुपए दिया। फिर जब मेरा जरूरत हो गया, जब उसको 10 रुपए की जरूरत है फिर से, तो फिर से मैंने उसे 10 रुपए दिया। फिर जब मुझे 10 रुपए की जरूरत है तो मेरे दोस्त ने मुझे 10 रुपए दिया। तो दैट मींस ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली हमारा चलता रहता है। बट कंडीशन अप्लाइड किया है कि पहली बार में आपका कैपेसिटर फुली चार्ज है, मतलब पहली बार में मेरे पास 10 रुपए प्रेजेंट है। तो इसी टाइप के ऑसिलेशन को हम लोग क्या बुलाते हैं? तो एलसी ऑसिलेशन बुलाते हैं।
अब अगर मैं इसको मैथमेटिकली देखूंगा एलसी ऑसिलेशन को, कि मैथमेटिकली एलसी ऑसिलेशन हमारा क्या होता है, या फिर मैथमेटिकली इसका हमारा टर्म जो आएगा वो हमारा कितना आएगा, तो ड्यू टू इंडक्टर हमारा जो ईएमएफ आएगा वो हमारा कितना आएगा, माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, एंड ड्यू टू कैपेसिटर जो हमारा ईएमएफ आएगा वो हमारा कितना आएगा, क्यू बाई सी, दैट इज क्यू इज इक्वल टू सी बी होता है, तो बी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, एंड v इज इक्वल टू ई, तो हमारा ईएमएफ कितना हो जाएगा, q बाई सी हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस पे मैं अप्लाई करूंगा केसीएल को, सो केसीएल अप्लाई करूंगा तो समेशन ऑफ वोल्टेज, या फिर केसीएल से अच्छा आप यहाँ पे सर्किटल लॉ से अच्छा वोल्टेज, सर्किटल लॉ ही लगाओ, वोल्टेज लॉ यहाँ पे आप मत लगाओ। तो सर्किटल लॉ जब यहाँ पे लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0, टेकिंग डेरिवेटिव, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ एल डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ एल डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी डी क्यू बाई डी टी है हमारा, और डी क्यू बाई डी टी हमें क्या देता है, करंट आई हमें देता है, यही हमें देता है ना, करंट आई हमें देता है, तो इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा एक्सप्रेशन क्या बनता है, तो ये एक्सप्रेशन हमारा बनता है एलसी ऑसिलेशन का। अब अगर इन केस अगर हमको एल और सी के टर्म में अगर हमको आंसर चाहिए होता और हमें करंट निकालना होगा तो मैं किस तरीके से निकालूंगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस ऑफ एल डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर प्लस साइन ले लिया इज इक्वल टू 1 बाई सी आई, तो करंट आई हमारा कितना आ जाएगा, तो आई इज इक्वल टू डी स्क्वायर आई अगर हमको निकालना है, सो डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी इंटू करंट आई, और यही जो डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर है ये हमारा क्या है, चेंज इन करंट ड्यू टू द कैपेसिटर टू द इंडक्टर एंड देन ड्यू टू द इंडक्टर टू द कैपेसिटर। सो डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू आई बाई एल सी या 1 बाई एल सी इंटू आई। तो ये था आपका एलसी ऑसिलेशन। अब इसके बाद हमारा आता है ट्रांसफार्मर, जो कि ऑलरेडी आपने पहले पढ़ा हुआ है कि हमारा ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, तो हमारा लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स वो बेसिकली हमारा एक तरीके से वोल्टेज को स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है। सो ट्रांसफार्मर हमारा बेसिकली क्या काम करता है, तो स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, किसका, वोल्टेज का। अब हमारे ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा शेल टाइप, एक होता है हमारा कोर टाइप। अब शेल टाइप और कोर टाइप ट्रांसफार्मर का हमारा मतलब क्या होता है, अगर आपका कोई भी ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें आपका कॉइलिंग पास पास में हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शेल टाइप का ट्रांसफार्मर हो जाएगा। और इसमें अगर मैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा, तो एक हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारा चेंज होगा ये हमारा फाई इस डायरेक्शन में चेंज होगा। नॉर्मल जो आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का तरीका बस उसी तरीके से मैं कर रहा हूं यहाँ पे, जो कि आपने वहां पे भी आपने इस तरीके का डायग्राम पढ़ा था कि एक हमारा प्राइमरी कॉइलिंग है, एक हमारा सेकेंडरी कॉइलिंग है। प्राइमरी कॉइल में हमने करंट को दिया, तो प्राइमरी कॉइल में करंट देने की वजह से सेकेंड यहाँ पे हमारा फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो यहाँ पे भी आपका बस वही प्रोसेस है। तो ये डायग्राम आपका होता है शेल टाइप ट्रांसफार्मर का। शेल मतलब ऊपरी हिस्से में, ठीक है,
अब हम आते हैं कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। सो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर हमारे कॉलिंग किसी भी ट्रांसफॉर्मर में इस टाइप के हो और हमारा जो इसमें आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है, हमारा फ्लक्स चेंज इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस टाइप का हमारा ट्रांसफॉर्मर क्या हो जाएगा, कोर टाइप। बोर्ड में जो आपका ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में जो पूछा जाता है वो आपका बेसिकली ईएमएफ कैलकुलेट करने के आपसे पूछा जाता है। बाकी आपसे ये पूछ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर कितने टाइप के होते हैं या 2 टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स के आप डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। अब हमें निकालना है बेसिकली ईएमएफ, तो इसकी वजह से ईएमएफ E1 मिलेगा, इसकी वजह से ईएमएफ E2 मिलेगा। यहां पे भी प्राइमरी कॉल की वजह से ईएमएफ E1, सेकेंडरी कॉल की वजह से ईएमएफ E2। दैट मींस दोनों का डेरिवेशन पार्ट हमारा सेम है। ईएमएफ E1 हमारा कितना हो जाएगा, तो माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, क्योंकि यहां पे आपके n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो E1 कितना हो जाएगा, N1 माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी। E2 कितना हो जाएगा, N2 माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी। अब अगर मुझे रेशियो निकालना होगा E1 और E2 का, तो मैं क्या काम करूंगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ N1 डी फाई बी बाई डी टी अपॉन माइनस ऑफ N2 डी फाई बी बाई डी टी। डी फाई और डी टी हमारा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो E1 बाई E2 का रेशियो हमारा कितना आ रहा है, N1 इज टू N2 की इक्वल, या फिर आप लिखते हो दैट E1 बाई E2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। अगर डायरेक्टली अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स के टर्म में अगर आप आंसर लिखते हो तो, लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको इन्हीं फॉर्मूलेस का यूज करना होता है। तो ये था हमारा ट्रांसफॉर्मर का लॉजिक। नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम डायरेक्टली आएंगे पार्ट 2 वाले बुक, दैट इज रे ऑप्टिक्स पे। आपका जो बीच में एक टॉपिक बचा हुआ ईएम वेव्स, तो ईएम वेव्स आपका बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसमें आपको बेसिकली इंफ्रारेड वेव्स, इन सब का रेंज और फ्रीक्वेंसीज आपको पढ़ना है। तो ये आपका मुश्किल से 2 वीडियो का टॉपिक है। तो जब आपका डायोड्स पढ़ाने के बाद, दैट मींस सेमीकंडक्टर जब आपको पढ़ा दूंगा लास्ट चैप्टर, तो उसके बाद फिर मैं आपका ये चैप्टर को पिकअप करूंगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।